हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जॉगरेन सिंड्रोम के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था अपला के ऊपर। ओके, सो दिस वीडियो विल बी डिवोटेड टू जॉगरेन सिंड्रोम। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि अपला को हमने डिवाइड किया था दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, जॉगरेन सिंड्रोम को भी बेसिकली हम लोग डिवाइड करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। आपके ये जो प्राइमरी जॉगरेन सिंड्रोम होगा बेसिकली दैट विल बी एसोसिएटेड विथ सम HLA HLA-DR3, HLA-B8, HLA-DW3, इन सब के साथ बेसिकली एसोसिएशन दिखेगा आपको। ठीक है, ये सब HLA होते हैं, HLA-DR3, B8 और DW3, इनके साथ बेसिकली आपको एसोसिएशन देखने को मिलता है। जहाँ तक बात करेंगे अपन सेकेंडरी जॉगरेन की, तो सेकेंडरी जॉगरेन बेसिकली किसी न किसी आपके कनेक्टिव टिश्यू के साथ, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड होगा। तो ये बेसिक हमने क्लासिफिकेशन किया जॉगरेन को प्राइमरी में, सेकेंडरी में। प्राइमरी में बेसिकली कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, कुछ HLA के साथ एसोसिएशन होगा। जबकि सेकेंडरी जॉगरेन की बात करेंगे तो उसमें आपको किसी न किसी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर का एसोसिएशन मिलेगा आपको। ये जनरल पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट अपन बात करें इसी में, तो जॉगरेन सिंड्रोम बेसिकली फीमेल इज टू मेल की यदि आप रेशियो चेक करते हो दैट कम्स आउट टू बी 9:1। ओके, फीमेल इज टू मेल की रेशियो की बात करोगे तो दैट कम्स आउट टू बी 9:1। और ध्यान रखना आपको यहाँ पर मिडिल एज्ड एज वेल एज एल्डरली फीमेल दोनों बेसिकली आपको इफेक्टेड होते हुए दिखेंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, और मेन जो एज है, पीक एज आपसे पूछा जाए तो 40 to 60 ईयर, ये आपका पीक एज होगा 40 to 60 ईयर के बाद। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं अपन, कॉजेज में आते हैं। सेकेंडरी जॉगरेन के बेसिकली क्या कॉज, हमने बात किया सेकेंडरी जॉगरेन एसोसिएटेड होगा किसी न किसी के साथ। तो ध्यान रखना क्या मोस्ट कॉमन कॉज जो सेकेंडरी जॉगरेन का होगा दैट विल बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपला का मोस्ट कॉमन कॉज क्या था आपका, SLE था, सेकेंडरी कॉज बेसिकली। और जॉगरेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या, मोस्ट कॉमन कॉज क्या आपका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसके अलावा SLE भी हो सकता है, स्क्लेरोडर्मा भी हो सकता है आपका। इसके अलावा मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी हो सकता है बेसिकली। प्राइमरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। ओके, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस भी बेसिकली इसका कारण हो सकता है। देन क्रोनिक हेपेटाइटिस C भी हो सकता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस C भी काफ़ी कॉमन है। देन वेस्कुलाइटिस, ये सारे के सारे बेसिकली आपका जॉगरेन सिंड्रोम करा सकते हैं। लेकिन मोस्ट जो कॉमन है RA, फिर SLE, फिर स्क्लेरोडर्मा, मिक्स कनेक्टिव डिसऑर्डर, ये सब तो बेसिकली आपके कनेक्टिव डिसऑर्डर हो गए। फिर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस C और वेस्कुलाइटिस आपको। ठीक है, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस C यदि है किसी पेशेंट को तो आपको एक दिमाग में रखना है कि जॉगरेन सिंड्रोम भी हो सकता है इसके कारण, तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग भी एक्ट करना है हमारा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो ये हमने देख लिया बेसिकली इटियोलॉजी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कि क्या कैसे हो रहा है। नाउ जॉगरेन सिंड्रोम में जो मैनिफेस्टेशन भी मिलेगा बेसिकली वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, या तो ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन होगा या आपका एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन होगा, दोनों मिलते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपन ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन की। ओके, ग्लैंड्स के एसोसिएशन के साथ आपको क्या क्या मिल रहा है। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन की, ग्लैंड्स में क्या क्या आपको दिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेसिकली, आपको ड्राई माउथ दिखेगा। ओके, ड्राई माउथ होगा, साथ में ड्राई आई होगा आपका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ड्राई माउथ जो ये मोर स्पेसिफिक है आपका, दैट इज ऑल्सो नोन एज जेरोस्टोमिया। तो ड्राई माउथ होगा आपका, ड्राई आई होगा आपका। ठीक है, साथ में अच्छा एक और चीज़ मैं यहीं पे मेंशन करूँ आपको, चूंकि ड्राई माउथ है सो आपको हमेशा जो पेशेंट होगा उसको कैसे पहचान सकते हो आपकी पेशेंट कुछ भी फूड स्वेलो करेगा तो उसके लिए हमेशा वो ज़्यादा पानी लेगा, क्योंकि माउथ उसका ड्राई है, इसलिए फूड को स्वेले करते समय क्या करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा बेसिकली। ओके, सो ड्राई माउथ, ड्राई आई। अब देखो ड्राई आई होने के कारण क्या होगा आपका, कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होगा। ड्राई आई के कारण बेसिकली क्या हो सकता है, कॉर्नियल डैमेज का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अपना। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना अपन को। देन और क्या क्या मिलेगा आपको, चूँकि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है और क्रोनिक हो सकता है तो दैट मे लीड टू एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। ओके, दैट मे लीड टू द एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज जो है उसके कारण क्या होगा, आपको फैटिक देखने को मिलेगा, फैटिकनेस होगा। ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, इसके कारण क्या आपको बेसिकली फैटिकनेस देखने को मिलेगा। साथ में आपको और क्या क्या मिलेगा देखने को, यहाँ पर डीप रेड टंग होगा आपका। साथ में आपको देखने को मिलेगा डेंटल कैरीज मिलेगा आपको। ओके, डेंटल कैरीज होगा, डीप रेड टंग देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ मैनिफेस्टेशन बेसिकली ग्लैंडुलर वाले पार्ट में। डेंटल कैरीज भी रिलेटेड ड्राई माउथ रहेगा तो ठीक है, आपके सलाइवा का जो भी एंटी बैक्टीरियल जो भी बेसिकली सिक्रीशंस होते हैं वो सब होंगे नहीं, तो दैट मे लीड टू द डेंटल कैरीज। साथ में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग और क्या मिलेगा आपको, बाइलेटरल पैरोटिड
इनलार्जमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाइलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट, और ये मेनली मिलता है आपको प्राइमरी जॉग्रेन में, ठीक है। सो ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन हम डिस्कस किया, ड्राई माउथ, ड्राई आई, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, फैटिग होगा, डीप रेड टंग, डेंटल कैरीज एंड बाइलेटरल पैरोटिड इनलार्जमेंट। और साथ में हम लोग ड्राई आई के लिए टेस्ट भी करते हैं, दैट इज नोन एज स्किमर टेस्ट, ओके, जिसमें देखते हैं बेसिकली जो टीयर प्रोडक्शन होता है वो आपका डिफिशिएंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये सब करेंगे बेसिकली यहाँ पर। चलिए नाउ अब इसी बेसिस पर यदि पेशेंट आपका आ रहा है तो हम लोग ज़रूर से ज़रूर ओरल एरिया को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। डेंटल कैरीज तो नहीं है, साथ में इमेजिंग भी करा सकते हैं हम लोग, अल्ट्रासाउंड हमारे भी करा सकते हैं हम लोग। चलिए, तो ये तो बेसिकली हमने बात किया ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन। अब आते हैं अपन एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर जॉग्रेन पर कि एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर क्या क्या मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर में जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होगा आपका, ओके, मोस्ट कॉमन जो होगा दैट विल बी अर्थराइटिस। जो मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन होगा दैट विल बी अर्थराइटिस। और ये जो अर्थराइटिस है बेसिकली ये सिमिलर टू एसएलई, मतलब जो फीचर्स आपको एसएलई में मिल रहे थे, एसएलई के अर्थराइटिस में जो भी फीचर्स आपको मिल रहे थे, द सेम फीचर्स विल बी रिपीटेड इन द अर्थराइटिस ऑफ जॉग्रेन, ओके। सेम मैंने बात किया था कि आपको एसएलई में क्या क्या हो रहा था, एसएलई में कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि एसएलई में अर्थेल्जिया नहीं, क्या मिलता है आपको, अर्थराइटिस मिलता है, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था। दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था बेसिकली ये इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होता है आपका, मॉर्निंग स्टिफनेस बेसिकली देखने को मिलेगा। फिर हमने डिस्कस किया था बाइलेटरल होगा आपका और सिमेट्रिकल होगा। फिर हमने डिस्कस किया था ये आपके स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। साथ में मैंने डिस्कस किया था कि पोली अर्थराइटिस होता है वो, ठीक है, और नॉन डिफॉर्मिंग, नॉन इरोजिव होगा आपका। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक जो थे अर्थराइटिस के, दैट वाज एसएलई अर्थराइटिस, वही आपको यहाँ भी मिलेगा। एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर में भी, जॉग्रेन में भी आपको उसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे जो अर्थराइटिस कैरेक्टरिस्टिक आपको एसएलई के पेशेंट में मिलते हैं, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्या मिल सकता है, यू मे गेट रेनॉल्ड्स फिनोमिनन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ओके, रेनॉल्ड्स फिनोमिनन देखने को मिल सकता है, इसके लिए सेकेंडरी नोड देखने को मिलेगा। अब आते हैं कुछ ऑर्गन स्पेसिफिक पे। तो सबसे पहला ऑर्गन हम बात करेंगे लंग, तो यहाँ पर आपका लंग भी इन्वॉल्व होगा। सो लंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे देखते हैं। तो आपको सबसे पहले आईएलडी मिलेगा, ओके, आईएलडी इज़ मोर कॉमन, और आईएलडी में भी आपका जो मोस्ट स्पेसिफिक होगा दैट इज एनएसआईपी, दैट इज नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, ओके। दिस इज द मोस्ट कॉमन लंग मैनिफेस्टेशन, ये आपके एमसीक्यू में पूछा गया, मोस्ट कॉमन लंग मैनिफेस्टेशन क्या होता है आपका, तो आपको सिंपल बताना है दैट इज द नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एनएसआईपी। एनएसआईपी के बारे में और भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन आपको ये कम से कम अभी ध्यान रखना है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनएसआईपी के बारे में, मोस्ट कॉमन लंग मैनिफेस्टेशन आपका। और मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक यदि पूछे आपका तो मोस्ट कॉमन लंग मैनिफेस्टेशन तो ये है, लेकिन मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक लंग मैनिफेस्टेशन आपसे यदि पूछ दे तो क्या बताना आपको, आईएलपी बताना है, ठीक है, लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया बेसिकली, ओके, सॉरी, लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। तो ये मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है लंग में, और ये आपका होगा मोस्ट कॉमन एनएसआईपी, दैट इज नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया। ये हो गया लंग के बारे में। दूसरा हम लोग बात करते हैं किडनी के बारे में, ओके। सो किडनी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, यहाँ पर आपको ट्यूबुलर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, ट्यूबुलर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। और चूंकि ट्यूबुलर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, इसी कारण सब इसके लिए यहाँ पर क्या होता है आपका आरटीए टाइप 1 होगा, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ओके। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस मिलेगा आपको टाइप 1 वाला, ठीक है। इसके कारण रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 के कारण क्या होगा आपको पेशेंट में हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिलेगा। सो ऑलवेज वॉच फॉर हाइपोकैलेमिया इन पेशेंट्स ऑफ जॉग्रेन, कहीं हाइपोकैलेमिया तो डेवलप नहीं हो रहा, हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा यानी कि किडनी इन्वॉल्व हो चुका है आपके उस पेशेंट में। तीसरा बात करेंगे अपन लीवर में। सो लीवर में क्या होगा बेसिकली, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस डेवलप हो सकता है आपका, ठीक है, लीवर में प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस डेवलप हो सकता है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका, ध्यान रखिएगा उसको। साथ में बात करोगे आप तो आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखने को मिल सकता है जी, ओके, यू मे गेट पेरिफेरल न्यूरोपैथी। बाइलेटरल सिमेट्रिकल स्मॉल फाइबर इन्वॉल्व होंगे आपके, मोर सेंसरी कंपेयर टू मोटर, ओके, मेनली सेंसरी फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं इन कंपेयर टू मोटर आपका। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा आप। साथ में जॉग्रेन भी आपका प्री मैग्नेंट होता है, ये जॉग्रेन क्या करा सकता है आपका, दैट मे लीड टू द मार्जिनल जोन लिम्फोमा, ये आपका मार्जिनल जोन लिम्फोमा करा सकता है। अब ध्यान रखने वाला एसएलई भी था आपका प्री मैग्नेंट, हमने डिस्कस किया था। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कब आप सस्पेक्ट करोगे कि बेसिकली कब आपको बेसिकली सस्पिशन होगा कि भैया ये मार्जिनल सेल लिम्फोमा की तरफ बढ़ सकता है, कब आप सस्पेक्ट करोगे पेशेंट बेसिकली, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब सस्पेक्ट करते हो उसको ध्यान रखिएगा, जब भी आपको
पैरोटिड इनलार्जमेंट दिखे आपको, ठीक है, जब भी आपको परसिस्टेंट पैरोटिड इनलार्जमेंट देखने को मिले, मतलब पैरोटिड इनलार्जमेंट आपका परसिस्टेंट हो, या आपको परप्यूरा देखने को मिले, ओके, या आपको ल्यूकोपीनिया देखने को मिले, परसिस्टेंट पैरोटिड इनलार्जमेंट परप्यूरा हो आपको, या आपको बेसिकली ल्यूकोपीनिया देखने को मिले, या आपको क्रायोग्लोबुलिमिया देखने को मिले आपको, ठीक है, और लो C4 लेवल दिखे आपको। तो ये सब जब भी आपको फाइंडिंग्स मिलेंगे देन हमें हमेशा बेसिकली सोचना है कि जोगरेन हो सकता है, दैट मे लीड टू द मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ओके, जोगरेन हो सकता है कि वो मार्जिनल जोन लिम्फोमा आपका करा दे, तो हमको हमेशा बेसिकली सस्पेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, ऑलवेज हमको सस्पेक्ट करना है इसके बारे में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक आएगा, परसिस्टेंट पैरोटिड इनलार्जमेंट, परप्यूरा, ल्यूकोपीनिया, क्रायोग्लोबुलिमिया एंड लो C4 लेवल, हमेशा बेसिकली हमको सस्पेक्ट करना है इसके बारे में, ठीक है जी, हमेशा एंड हमेशा बेसिकली आपको सस्पेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा, मार्जिनल जोन लिम्फोमा के बारे में। चलिए, ये हो गया। देन अपन आते हैं 5वें मैनिफेस्टेशन पर, जो कि अपने पास है हिमेटोलॉजिकल, कि बेसिकली हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो माइल्ड साइटोपिनिया हो सकता है, लिम्फोमा हमने बताई थी आपको, लिम्फोमा हो सकता है। तो ये कुछ मैनिफेस्टेशन हमने डिस्कस किया। मोस्ट कॉमन में भी ध्यान रखना आपको, अर्थराइटिस होगा, और जोगरेन का अर्थराइटिस और एसिली का अर्थराइटिस सेम होगा। रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो सकता है, लंग इन्वॉल्वमेंट में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होगा। किडनी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किडनी का, बेसिकली वो भी पूछा जाता है बार बार, दैट इज द रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1 होगा आपका, ठीक है। लीवर में प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, और हिमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स अपन को देखने को मिल सकता है। नाउ एक डायग्नोसिस पर जाने से पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि यदि कोई पेशेंट आपके पास आता है बेसिकली, ओके, पेशेंट कमिंग विथ ड्राई आई एंड ड्राई माउथ, यदि कोई पेशेंट आ रहा है आपके पास ड्राई आई और ड्राई माउथ का कंप्लेन लेकर, तो हमारे पास कौन कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें सोचना है। तो HIV सोचना हमें, सार्कोइडोसिस सोचना है हमें, एंड हमें जोगरेन के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये दो अलग से आपको और ध्यान रखना है, HIV के बारे में और सार्कोइडोसिस के बारे में। तो HIV, सार्कोइडोसिस और जोगरेन के बारे में आपको बेसिकली सोचना है, ठीक है। आप फिर बेसिकली डिफ्रेंशिएट करोगे कि क्या है। चलिए, अब आते हैं अपन डायग्नोसिस पर, कैसे डायग्नोसिस करेंगे अपन पेशेंट्स का। तो डायग्नोसिस करने के लिए जो आपका कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस होता है वो क्या होता है, बायोप्सी आपका, ठीक है। आप क्या करते हो, माइनर सलेवरी ग्लैंड बायोप्सी करोगे आप, ठीक है। लेबियल ग्लैंड का बायोप्सी कर सकते हो, किसी का ले सकते हो, तो आप माइनर सलेवरी ग्लैंड का बायोप्सी करोगे, और उसमें क्या मिलेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CD4+ T सेल का इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलेगा आपको, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। माइनर सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी करोगे, लेबियल बायोप्सी बेसिकली CD4+ T सेल का इन्फिल्ट्रेट देखने को आपको मिलेगा। यदि आपको CD8+ T सेल मिल जाए, ठीक है ना, तो वो HIV हो सकता है। तो हम बताएं आपको कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में HIV हो सकता है। तो यदि CD8+ T सेल मिल रहा है तो HIV का केस होगा। यदि माइनर सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी पर आपको CD4+ T सेल मिल रहा है तो दैट मे बी द केस ऑफ द जोगरेन। जोगरेन में CD4+ होगा, और हम बात करेंगे HIV की, तो HIV में आपका CD8+ होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि आपको रखना है ध्यान, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये तो कर लिए, साथ में हम लोग एंटीबॉडी कर सकते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, एंटी रो एंड एंटी ला, ओके, हमने पहले भी डिस्कस किया था एंटी रो एंड एंटी ला। और एंटी रो को बेसिकली कहते क्या अपन, एंटी रो को हमने पहले भी डिस्कस किया था, SSA एंड SSB, ओके। सो ये भी आपको ध्यान रखना है, एंटी रो और एंटी ला में से कुछ भी हो सकता है बेसिकली, क्लियर ना। एंटी रो को बोलते थे SSA, और एंटी ला जो होता है दैट विल बी नोन एज SSB, ठीक है। और ये जब प्रेजेंट होगा तो दैट विल सजेस्ट अबाउट द बैड प्रोग्नोसिस। जब ये आपको एंटीबॉडी पॉजिटिव मिलने लगे, एंटी रो और एंटी ला, तो वो इंडिकेट करेगा कि बैड प्रोग्नोसिस की तरफ डिजीज जा रहा है आपका। तो ये डायग्नोसिस हो गया जोगरेन का। देन कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ जोगरेन, की बेसिकली जोगरेन को हम मैनेज कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। हाउ टू मैनेज द केस ऑफ द जोगरेन, बेसिकली जोगरेन के पेशेंट को हम लोग मैनेज कैसे करेंगे, ठीक है। सो लेट्स लुक फॉर दैट कि हाउ टू बेसिकली मैनेज द पेशेंट ऑफ द जोगरेन। सो यदि ग्लैंडुलर है आपका, ठीक है ना, तो मान लो आपके ड्राई आई है, तो आप क्या करोगे, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप दोगे, ठीक है। ड्राई माउथ है आपका, तो आप क्या करोगे, सलाइवरी सब्स्टिट्यूट दोगे आप, ठीक है। ये तो इसके लिए कर लोगे, ड्राई आई और ड्राई माउथ के लिए। साथ में आप हार्मफुल इन्वायरमेंट को से बचोगे, ठीक है, ये सब करोगे बेसिकली। ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चर लगाओगे, वेजाइनल ड्राइनेस दिख रहा है तो वेजाइनल मॉइस्चर लगाओगे, ये सब यूज करोगे आप, क्लियर। यदि आपको अर्थराइटिस है, एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर फीचर की बात करते हैं अपन, तो अर्थराइटिस है बेसिकली, देन आप क्या यूज करोगे, सो यू कैन यूज NSAID, और यदि ज़्यादा है तो आप जा सकते हो बेसिकली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए, ठीक है। अर्थराइटिस के केस में आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए भी जा सकते हो,
क्लियर है? लंग या अदर कोई ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है आपका, देन आप जा सकते हो बेसिकली ओरल स्टेरॉयड के लिए जा सकते हो, प्लस मीथोट्रेक्सेट या एजाथायोप्रिन या साइक्लोफॉस्फामाइड के साथ जा सकते हो बेसिकली। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली मैनेजमेंट करोगे आप इस तरीके से जोग्रेन का। तो ये जोग्रेन हुआ, अगले वाले वीडियो में अपन बात करेंगे स्क्लेरोडर्मा के ऊपर। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।